हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू अकेडमी चैनल। जैसा कि मैंने स्टार्ट किया मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसका एक लेक्चर कंप्लीट हो चुका है जिसमें मैंने पढ़ाया था कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, किस तरीके से ढेर सारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आके जुड़ते हैं और किस तरीके से न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, डिफरेंस भी बताया था कि आरएनए में क्या है, डीएनए में डिफरेंस क्या है। फिर मैंने सेंट्रल डोग्मा बताया था और साथ में ये भी बताया था किस तरीके से जो डीएनए है, जो हेलिक्स फॉर्म का जो डीएनए कैसे पैकेज है, मतलब उसकी पैकेजिंग कैसे की गई है, कहाँ पे, न्यूक्लियस में। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कि रिसर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल कैसे कैसे खोजा गया कि प्रोटीन, आरएनए या फिर डीएनए, इन तीनों में से कौन सा जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, सबको पता था क्रोमोसोम कैसा है मेंडल के टाइम पे। ठीक है, तभी तो आया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, फिर टीएच मॉर्गन ने उसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया किस पे, फ्रूट फ्लाई पे। अब इसके बाद ये सारी चीज़ें तो पता चल गई, लेकिन ये नहीं पता चल पाया साइंटिस्ट को कि कौन सा जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन है कि डीएनए है कि आरएनए है कि लिपिड्स हैं, क्या है। चलिए आप स्टार्ट करते हैं इसको। द रिसर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, कि कैसे रिसर्च किया गया जेनेटिक मटेरियल में। इवन दो द डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियन बाय मिक्सचर एंड द प्रोपोजिशन फॉर द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस बाय मेंडल वेर ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम, बट दैट द डीएनए एक्ट एज द जेनेटिक मटेरियल टुक लॉन्ग टू बी डिस्कवर्ड एंड प्रूवन। ठीक है, 1869 में जो साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक मिक्सचर, इन्होंने बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर कोई ऐसा चीज़ है जो क्या है, न्यूक्लियन। उन्होंने उसको न्यूक्लियन कहा था, मीन्स डीएनए को इन्होंने क्या बोला था, न्यूक्लियन बोला था। ठीक है, जो एसिडिक नेचर का है। ठीक है, इसके अलावा मेंडल हो गए चाहे मिक्सचर हो गए, इन्होंने ये नहीं बताया कि जेनेटिक मटेरियल कौन है, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल। ये बहुत काफ़ी लंबा समय लगा जेनेटिक मटेरियल को क्या करने के लिए, ढूंढने के लिए कि कौन है जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, डीएनए है कि आरएनए है कि प्रोटीन है, और बाद में डिस्कवर किया गया तो डीएनए ही था, लेकिन काफ़ी समय लग गया। ठीक है, आगे देखते हैं। बाय 1926 द क्विज टू डिटरमाइन द मैकेनिज्म फॉर द जेनेटिक इनहेरिटेंस हैड रीच द मॉलिक्यूलर लेवल। 1926 में क्या हुआ कि क्विज हुआ, मतलब सबके बीच में कौन है, किसकी वजह से क्या हो रहा है, चूंकि जेनेटिक इनहेरिटेंस हो रहा है कि जो फादर मदर है, जो पेरेंट्स है, उनसे क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रही है जीन। कौन है, मीन्स ये काम कौन करा रहा है, कौन है जेनेटिक मटेरियल जिसके पास क्या है, इंफॉर्मेशन है, डीएनए है कि प्रोटीन है कि आरएनए है, कौन है, मीन्स ये मॉलिक्यूलर लेवल पे देखा गया। Previous discovery by Gregor Mendel, Watson Sudden, Thomas Hunt Morgan, and numerous other scientists had narrowed the research of the chromosome located in the nucleus of the most of the cell। ठीक है, हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में। ग्रेगर मेंडल ने पी पे काम किया था, पी प्लांट्स पे। ठीक है, वॉल्टर सडन और ब्रॉबरी दोनों ने मिलकर क्या दिया था, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इन्होंने क्या किया था, इनके काम को ही थोड़ा सा तवज्जो दिया था। ठीक है, उस पर रीडिस्कवरी की थी, दोबारा से देखा था उसको। फिर थॉमस हंट मॉर्गन जो थे, इन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था कि जो क्रोमोसोमल थ्योरी है ये क्या है, सही है। ठीक है, तो उस टाइम हमने क्या देखा कि क्रोमोसोम है वो कहाँ लोकेटेड है, न्यूक्लियस के अंदर लोकेटेड है, मोस्ट ऑफ द सेल में। ठीक है, बस इतना जाना था। इसके आगे हम लोग ये नहीं देखे थे कि डीएनए, आरएनए, प्रोटीन कौन है, जेनेटिक मटेरियल, ये सब कुछ नहीं पता था, बस इतना पता था क्रोमोसोम के बारे में उस टाइम। But the question of what molecule was actually the genetic material had not been answered। ठीक है, क्वेश्चन ये था कि जो कौन सा मॉलिक्यूल है जो क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, किसके पास क्या है कि इंफॉर्मेशन है। ठीक है, कौन इनहेरिट कर रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे किसके पास जीन है, किसके पास जेनेटिक मटेरियल, वो मॉलिक्यूल कौन है, अभी इसका आंसर नहीं पता है साइंटिस्ट को। अब हम लोग देखते हैं पहला जो प्रिंसिपल है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। यहाँ पे क्या होगा, कोई चीज़ ट्रांसफॉर्म होगा, फिजिकली ट्रांसफॉर्म होगा, बाहर से हम उसको देख सकते हैं कि वो बदला हुआ है। ठीक है, इन 1928 फ्रेडरिक ग्रिफ्थ in a series of experiments with Streptococcus pneumoniae, a bacterium responsible for pneumonia, witnesses a miraculous transformation in the bacteria। ठीक है, 1928 में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था फ्रेडरिक ग्रिफ्थ। इन्होंने ढेर सारे एक्सपेरिमेंट किया, किस पे किया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, एक ऐसी बैक्टीरिया है जो निमोनिया कॉज करती है। ठीक है, उन्होंने देखा कि इसमें कुछ, उन्होंने जब ऑब्जर्व किया एक्सपेरिमेंट, तो उन्हें कुछ चमत्कारी ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल गए इस बैक्टीरिया में। अब देखते हैं क्या है। During the course of his experiment, a living organism bacteria had changed in a physical form। जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, बहुत बार एक्सपेरिमेंट किया होगा, एक ही दो बार में सक्सेसफुल नहीं होंगे, क्या पता 2 बार किए हों, 10 बार किए हों, 20 बार किए हों। तो उन्होंने कई बार जब सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किए तो देखा कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म या बोल सकते हैं जो पैथोजन है, बैक्टीरिया, किस में चेंज हो रहा है, अपने दूसरे फॉर्म में चेंज हो रहा है। मीन्स इसका हम बोल सकते हैं फिजिकल फॉर्म चेंज हो रहा है, इसीलिए इस प्रिंसिपल को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, कि यहाँ पे चीज़ें बदल रही हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। बेन स्ट्रेप्टोकोकस निमोकोकस bacteria grown on a culture plate, some produces the smooth shiny
colonies as while the other produces the rough कॉलोनीज आर। ठीक है, जब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को कल्चर कराया गया लैब में, ठीक है, उसको हम बोल सकते हैं कि मीडियम दिया गया ग्रोथ करने के लिए, तब देखा गया कि कुछ थे उनमें दो आपको स्ट्रेन देखने को मिलेंगे, एक आर स्ट्रेन, दूसरा यस। जो आर वाले होंगे ना, इनको बोल सकते हैं रफ कॉलोनी है, और जो यस वाले होंगे ये स्मूथ होंगे, ऊपर से चमकदार होंगे और स्मूथ शाइनिंग होंगे इनकी कॉलोनी। अब देखते हैं, दिस इज बिकॉज द यस स्ट्रेन बैक्टीरिया हैज अ म्यूकस पॉलीसेक्राइड कोड वाइल द आर स्ट्रेन डज नॉट। ठीक है, ये इस वजह से चमक रहे हैं यस वाले स्ट्रेन, क्योंकि इनके ऊपर कोटिंग है किसकी, पॉलीसेक्राइड की। जो ऊपर म्यूकस की जो कोटिंग है वो किसके, पॉलीसेक्राइड की कोटिंग की गई है, जिसकी वजह से क्या है, स्मूथ है, टच करने में स्मूथ लगेंगे, दूर से देखेंगे तो शाइनी लगेंगे इनकी कॉलोनीज को। ठीक है, लेकिन जो रफ वाले हैं उनके पास कोई भी पॉलीसेक्राइड की कोई कोटिंग नहीं है, जिसकी वजह से दूर से देखने में ही बिना मतलब कोई शाइन नहीं है उनके ऊपर, और जब टच करेंगे तो रफ लगेंगे। ठीक है, माइस इंजेक्टेड विथ यस स्ट्रेन, जिसे बोल सकते हैं वायरुलेंट, डाई फ्रॉम द निमोनिया इन्फेक्शन, बट द माइस इन्फेक्टेड विथ आर स्ट्रेन डू नॉट डेवलप निमोनिया। ठीक है, माइस का मतलब चूहिया। यहाँ पे क्या हुआ, जितनी भी एक्सपेरिमेंट होती है, मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट वो सब माइस पे होती है। जब माइस में यस वाली स्ट्रेन को डाला गया तो माइस की डेथ हो गई। ठीक है, माइस भी जिंदा है और ये जो बैक्टीरिया है ये भी जिंदा है, ऐसे स्ट्रेन वाले भी। उसको डाला, उसके अंदर इंजेक्ट किया गया इंजेक्शन के थ्रू, तो मर गई। लेकिन जब आर स्ट्रेन वाले को इंजेक्ट किया गया तो माइस को कोई इफेक्ट नहीं, वो जिंदा है। अब देखिए कैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। यस स्ट्रेन जो उन्होंने लिया, ठीक है, इसको इंजेक्ट किया माइस के अंदर, माइस के कुछ टाइम बाद क्या हुई, डेथ हो गई, निमोनिया कॉज हो गया यहाँ पे, इसीलिए इसको क्या लिखा गया, वायरुलेंट। ठीक है, जब आर स्ट्रेन वाले डाला गया, ठीक है, तो यहाँ पे माइस के अंदर तो देखिए माइस को कुछ नहीं हो, माइस एकदम लाइव है, जिंदा है, उसको कोई भी इफेक्ट नहीं देखने को मिला। अब आगे देखते हैं, ग्रिफिथ वॉज एबल टू किल द बैक्टीरिया बाई हीटिंग देम। ठीक है, ग्रिफिथ ने क्या किया कि उन्होंने देखा कि आर स्ट्रेन जैसे डाल रहे हैं हम माइस के अंदर, तो माइस को कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, निमोनिया उसमें हो ही नहीं रहा, वो तो जिंदा है। लेकिन यस स्ट्रेन में ऐसा क्या है कि उसके अंदर जा रहा है, उसकी डेथ हो जा रही है। तो उन्होंने क्या किया कि यस स्ट्रेन को थोड़ा सा हीट कर दिया, मिस उसको बोल सकते हो, उस बैक्टीरिया को किल्ड कर दिया, हीट किल्ड कर दिया, उसको कमजोर बना दिया। ठीक है, he observed that the heat killed yes strain bacteria injected into the mice did not kill them when he। अब देखिए उन्होंने क्या किया, जब yes strain को हीट किल कर दिया, मीन्स गर्म कर दिया, खत्म कर दिया उसको। ठीक है, तो देखा कि जब उसको इंजेक्ट कर रहे हैं माइस के अंदर तो माइस अब जिंदा है, मतलब कि जब हम लोगों ने हीट किल्ड कर दिया इस स्ट्रेन को, तो उसकी वो जो पावर थी जिससे बीमारी कॉज हो रही थी, हम बोल सकते हैं जैसे निमोनिया हो रहा था माइस के अंदर, उसकी डेथ हो जा रही थी कुछ टाइम बाद, तो जब जैसे हमने हीट किल्ड कर दिया इस स्ट्रेन को, तो वो जो प्रॉपर्टी थी जिसकी वजह से बोल सकते निमोनिया हो रहा, अब नहीं हो रहा, अब माइस क्या है, वो जिंदा है। ठीक है, अब ये देखिए आर स्ट्रेन की तरह काम करने लगा। लेकिन फिर इन्होंने सोचा कि आर स्ट्रेन भी माइस को नहीं मार रहा अगर हम नेचुरली दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ से निमोनिया नहीं हो रहा, जब हम यस स्ट्रेन को हीट किल कर रहे हैं तब भी निमोनिया नहीं हो रहा, चलो दोनों को इस बार मिक्स करके देखते हैं कि अब की माइस मरता है या नहीं मरता। वैसे सोचे होंगे कि नहीं डेथ हो रही होगी, यही सोचा होगा उन्होंने, कि सोचा होगा कि जब आर स्ट्रेन नॉर्मली दे रहे हैं माइस लाइव है। ठीक है, यस स्ट्रेन को हीट किल्ड कर दिया, मतलब हीटिंग कर दिया, तब भी माइस लाइव है। लाओ इस बार दोनों को मिक्स करके देते हैं, उनके दिमाग में यही होगा कि लाइव होगा, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप देखिए यहाँ पे चीजें बदल गई। यस स्ट्रेन जो था हीट किल था, उसको मिक्स कर दिया आर स्ट्रेन जो लाइव है, इसको इंजेक्ट किया माइस में, कुछ टाइम बाद देखिए माइस को निमोनिया होगी, उसकी डेथ। अब उनके लिए बहुत सरप्राइजिंग था, ऐसे कैसे हो सकता है। अब तक तो जब हमने यस स्ट्रेन मतलब एक अकेले दिया, इसके साथ नहीं दिया कंपोजिशन में, जब हमने सिर्फ यस स्ट्रेन डाला था उसके अंदर, इंजेक्ट किया था माइस के अंदर, तो माइस तो जिंदा थी। आर स्ट्रेन को ऐसे नॉर्मल कंडीशन में डाला तब भी माइस को क्या हुआ, निमोनिया नहीं हुआ, वो भी लाइव थी। लेकिन जब दोनों को एक साथ डाल दिया तो कैसे माइस की डेथ हो गई। अब ये भी उनके लिए सरप्राइजिंग था उस टाइम। अब देखते हैं आगे, व्हेन ही इंजेक्टेड अ मिक्सचर ऑफ हीट किल्ड यस एंड लाइव आर बैक्टीरिया द माइस डेड। जब उन्होंने क्या किया, मिक्सचर में, तब दोनों को मिला के जब हमने माइस में इंजेक्ट किया उन्होंने, जैसे कि आर वाले थे जो लाइव थे, जो नॉर्मल कंडीशन में निमोनिया नहीं कॉज कर रहे थे माइस को, और हीट किल यस स्ट्रेन को जब नॉर्मल कंडीशन में डाल रहे थे तब भी डेथ नहीं हो रही थी माइस को। लेकिन जब दोनों को मिला दिया, आर स्ट्रेन वाले को भी और हीट किल्ड यस स्ट्रेन वाले को भी, तो क्या हुआ, यहाँ पे माइस की डेथ हो गई। अब क्या होगा देखिए, मोर ओवर ही रिकवर द लिविंग यस बैक्टीरिया फ्रॉम द डेड माइस। फिर जब जो मर गया उसके अंदर से उन्होंने देखा कि अब उसके अंदर कौन है, लिविंग यस बैक्टीरिया है। यस स्ट्रेन वाला जो बैक्टीरिया है वो कैसे जिंदा हो गया, उसको तो हीट किल किया गया था ना। जब उसके अंदर उन्होंने जो मर चुका है माइस, उसके अंदर फिर उसको निकाला होगा कि कैसे इसके अंदर निमोनिया कॉज हुआ, तो उसके सेल से निकाले होंगे, तो देख रहे वहाँ पे कौन है, लिविंग यस वाले स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया है। लेकिन ये तो इम्पॉसिबल था, वो तो हीट किल कर दिए थे। He concluded that the R strain bacteria had somehow been transformed by the heat killed yes bacteria। ठीक है, ये इस वजह से हुआ कि जो
आर स्ट्रेन जो बैक्टीरिया का था वो तो लाइव था, लेकिन जो हीट किल्ड यस स्ट्रेन था उसने कुछ ऐसा बदलाव कर दिया आर स्ट्रेन में, जिसकी वजह से अब बैक्टीरिया के अंदर यस स्ट्रेन वाले क्या हो गए, एक्टिव हो गए। मीन्स यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, आर स्ट्रेन को किस में बदल गया है, यस स्ट्रेन को। मतलब कि इसने कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से जो लाइव आर स्ट्रेन है ना, ये यस स्ट्रेन की तरह बिहेव करने लगे। मीन्स यहाँ पे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो गया फिजिकली, ठीक है, जिसकी वजह से माइस की क्या हो गई, डेथ हो गई। और माइस की जब डेथ हो गई तो इसके सेल में निमोनिया देखा गया। जब निमोनिया हुआ तभी ना डेथ हुई। तो फिर जब उसको ऑब्जर्व किया गया तो उसमें देखा गया कि कौन एक्टिव है, यस स्ट्रेन वाले एक्टिव हैं। मतलब कि यस स्ट्रेन वाले ने कुछ ऐसा कर दिया है आर स्ट्रेन वाले जो लाइव हैं, जिसकी वजह से माइस की डेथ हो गई, मीन्स उसको निमोनिया हो गया। अब आगे देखते हैं। Some transforming principle transfer from the heat kill yes strain has enabled the R strain to synthesize a smooth polysaccharide code and become virulent। ठीक है, कुछ ऐसा था, इसी को बोल रहे ट्रांसफॉर्म, कुछ ऐसा हो गया आर स्ट्रेन किस कदर कि वो यस स्ट्रेन की तरह काम करने लगा। मीन्स कि यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहाँ से ट्रांसफर हो रहा है, जो हीट किल यस स्ट्रेन है इसने कुछ ऐसा बदलाव कर दिया जो लाइव आर स्ट्रेन थे, जिसकी वजह से जो आर स्ट्रेन है वो क्या सिंथेसिस करने लगा, उसने सिंथेसिस करना स्टार्ट कर दी स्मूथ पॉलीसेक्राइड कोड जो वायरुलेंट है। ठीक है, मतलब कि इसने क्या किया, कुछ ऐसा चेंज कर दिया आर स्ट्रेन में, जिसकी वजह से जो आर स्ट्रेन है ये जब आगे अपने बोल सकते हैं निमोनिया के जो सेल बनाएंगे उनके ऊपर क्या होगा, पॉलीसेक्राइड की कोटिंग होंगी। मीन्स यस स्ट्रेन वाले जो बैक्टीरिया है उनको जन्म देने लगेंगे, तो वो वायरुलेंट है, जिसकी वजह से माइस की डेथ हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं। दिस मस्ट बी ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। ये इस वजह से हुआ कि यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है किसका, जेनेटिक मटेरियल का, जिसकी वजह से जो आर स्ट्रेन वाले, जो लाइव आर स्ट्रेन वाले हैं उसके अंदर क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया और वो यस स्ट्रेन की तरह काम करने लगा। मीन्स कि अब वो स्मूथ पॉलीसेक्राइड कोटिंग वाले क्या बनाने लगा, वायरुलेंट यहाँ पे यस स्ट्रेन बनाने लगा, जिसकी वजह से माइस को क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया, बोल सकते निमोनिया हो गया और उसकी डेथ हो गई। ठीक है, However, the biochemical nature of the genetic material was not defined from this experiment। इस एक्सपेरिमेंट से जो बायोकेमिकल नेचर है कि जो जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन है, डीएनए है, आरएनए है, लिपिड है, क्या है, इससे नहीं पता चला। बस ये पता चला कि यहाँ पे कुछ तो है जो ट्रांसफर हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, माइस की डेथ हो गई। ठीक है, यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल को पता किया गया कि जेनेटिक मटेरियल की ही वजह से हुआ, लेकिन ये नहीं जान पाए कि उसका नेचर कैसा है। मीन्स प्रोटीन है कि आरएनए है कि पॉलीसेक्राइड है, लिपिड है, क्या है, कुछ उनको नहीं पता। ठीक है, आगे देखते हैं। बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अब यहाँ पे बायोकेमिकल जो यहाँ पे नहीं पता किया गया कि जेनेटिक मटेरियल में बायोकेमिकल कौन है, प्रोटीन है कि आरएनए है कि डीएनए है। अब यहाँ पे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पे अब और लोग आए, काम किया और उन्होंने बताया कि क्या हो सकता है। प्रेयर टू द वर्क ऑफ Oswald Avery, Colin MacLeod and Malin McCarthy in 1933 to 1944, the genetic material was thought to be the protein। ठीक है, 1933 से 1944 तक लगता था जेनेटिक मटेरियल कुछ और नहीं है, प्रोटीन है। क्यों लगा ऐसा, क्योंकि जो आर स्ट्रेन वाला है वो क्या बनाने लगा, आगे चल के वायरुलेंट यस स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया बनाने लगा, जिसके ऊपर क्या है, कोटिंग हो रहा है पॉलीसेक्राइड की। ठीक है, तो उसको लगा कि प्रोटीन होगा। ठीक, लेकिन अब यहाँ पे देखिए, इनका नाम अगर याद करना होगा तो आप मैम से याद करिए। मैम है शॉर्टकट, एम फॉर आप बोल सकते हैं मैकलॉड, ए फॉर एवरी, एम फॉर मैकार्टी, लास्ट वाला ही है, मैम से याद कर सकते हैं। इसका ईयर इंपॉर्टेंट है 1933 से 1944। ठीक, अब आगे देखते हैं। They work to determine the biochemical nature of transforming principle in the Griffith experiment। इन तीनों ने मिलकर काम किया किस पे, जो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है, इस पे देखा कि कौन है जिसकी वजह से जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करा, आरएनए है, डीएनए है, प्रोटीन है, कौन है ऐसा। तो यहाँ पे क्या देखेंगे, बायोकेमिकल नेचर देखेंगे जेनेटिक मटेरियल का। ठीक है, they purified the biochemical protein DNA RNA from the heat kill yes strain to see which one could transfer the live R strain into S cell। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, जो यहाँ पे हीट किल, ये वाला देखिए, जो हीट किल एस स्ट्रेन है ना, इसके अंदर आरएनए भी हो सकता है, डीएनए, प्रोटीन, ये तीनों था। तो इसका आरएनए निकाल लिया गया, डीएनए एक बार निकाल लिया गया, एक बार प्रोटीन निकाल लिया गया। अब एक बार आरएनए और साथ में इसका आरएनए रखा गया इस स्ट्रेन का, और साथ में आर स्ट्रेन लाइव इंजेक्ट किया गया माइस को, तो माइस जिंदा, क्योंकि आर स्ट्रेन से कोई कुछ नहीं हुआ। जब प्रोटीन रखा गया
एस स्ट्रेन का मीन्स हीट किल्ड वाले का एस स्ट्रेन का, और फिर आर स्ट्रेन के साथ रखा गया तो माइस यहाँ पे भी जिंदा है। लेकिन जब डीएनए रखा गया हीट किल एस स्ट्रेन का और किसके साथ आर स्ट्रेन के लाइफ का, तो देखेंगे माइस को क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया, उसकी डेथ हो गई। तो उन्होंने ऐसे किया था, इन्होंने तीनों ने मिलके कि जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन है उसका एक बार डीएनए आरएनए प्रोटीन अलग अलग निकाल लिया, एक बार आरएनए को क्या किया, हीट किल्ड जो आरएनए है एस स्ट्रेन का उसको आर स्ट्रेन लाइफ के साथ मिक्स करके फिर इंजेक्ट कर दिया माइस में, तो माइस जिंदा है। फिर प्रोटीन को जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन जो है बैक्टीरिया का, उसका प्रोटीन को आर स्ट्रेन के साथ किया, तो यहाँ पे भी माइस क्या है, जिंदा है। फिर जब उन्होंने डीएनए लिया एस स्ट्रेन हीट किल का, किसके साथ दिया, आर स्ट्रेन लाइफ के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा, इस माइस को इन्फेक्शन हो गया, निमोनिया हो गया और उसकी डेथ हो गई। ऐसे ही होगा। आगे देखिए, अब आगे देखिए क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया दे डिस्कवर दैट डीएनए अलोन फ्रॉम द एस स्ट्रेन कॉज द आर बैक्टीरिया टू बी ट्रांसफॉर्म्ड। उन्होंने फिर जब ये सारी चीज़ें की होंगी, प्रोटीन लिया होगा एक बार हीट के लिए एस स्ट्रेन का, डीएनए लिया होगा, आरएनए लिया होगा, वो भी हीट के लिए एस स्ट्रेन का, और किसके साथ मिला के दे रहे हैं, लाइव आर स्ट्रेन के साथ। तो फिर देखा, सब डिस्कवरी हुई कि जो डीएनए है ये अकेले ही क्या कर रहा है, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को बदल दे रहा है। मीन्स जो आर स्ट्रेन वाली बैक्टीरिया उसको किस में बदल रहा है, एस स्ट्रेन में बदल रहा है। ठीक है। दे ऑल्सो डिस्कवर दैट द प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, जिसे प्रोटीएस कहते हैं, अगर प्रोटीन को डाइजेस्ट करना होगा, मान लीजिए ये यस हीट यस स्ट्रेन है, ठीक है, इसके अंदर आरएनए है, प्रोटीन है, ठीक है, और डीएनए है, तो इसमें क्या होगा, अगर आरएनए निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, प्रोटीन और डीएनए को डाइजेस्ट कराना पड़ेगा, तभी तो आरएनए आइसोलेट करेंगे। या फिर आरएनए को नहीं निकालना है, प्रोटीन निकालना है, तो आरएनए और डीएनए को डाइजेशन कराना पड़ेगा। लेकिन अगर डीएनए निकालना होगा तो इन दोनों को डाइजेशन कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इनके डाइजेस्टिव एंजाइम होना चाहिए। तो इन्होंने उस समय ये भी डिस्कवर किया कि अगर प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, प्रोटीन आपको नहीं चाहिए तो उसके लिए प्रोटीएसेस डालेंगे। आरएनए डाइजेस्टिव एंजाइम आरएनएज है, अगर आपको आरएनए नहीं चाहिए तो उसको डाइजेशन करा दीजिए इस एंजाइम से, जिसका नाम है आरएनएज। ओके, डिड नॉट इफेक्ट द ट्रांसफॉर्मेशन। जब आप प्रोटीन को डाइजेस्ट कराएं या फिर आरएनए को, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन में कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिला, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। मिस माइस जिंदा रह गई दोनों केस में, चाहे प्रोटीन हो गया चाहे आरएनए हो गया। सो द ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस वाज नॉट प्रोटीन और आरएनए। इसका मतलब ये कि जो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस है, जो ग्रिफिथ ने कहा था कि यस जो हीट के लिए यस स्ट्रेन है, ये क्या कुछ ट्रांसफर कर दिया, किसको कर दिया या बदल दिया, किसको, आर लाइव स्ट्रेन को। तो यहाँ पे ना आरएनए होगा ना प्रोटीन होगा, यहाँ पे सिर्फ अकेले डीएनए है जो क्या कर रहा है, हीट के लिए स्ट्रेन से कुछ जाके अपना, यहाँ पे डीएनए की वजह से यहाँ इनका जेनेटिक मटेरियल जा रहा है और ये आर स्ट्रेन को बदल दे रहा है कि तुम अब यस स्ट्रेन की तरह काम करोगे और माइस में इन्फेक्शन करोगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, डाइजेशन विद डीएनए डिड इनहिबिट द ट्रांसफॉर्मेशन सजेस्टिंग दैट डीएनए कॉज द ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, जब हम डाइजेशन कराते हैं डीएनए क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम है, किसका, डीएनए का। अगर हम डीएनए को डाइजेशन करा दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन रुक जा रहा है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है। जब यहाँ पे डाइजेशन कराया डीएनए से डीएनए को, तो यहाँ पे देखना पड़ा कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा, मतलब कहीं ना कहीं डीएनए है जो क्या कर रहा है, जो यस स्ट्रेन है, हीट की यस स्ट्रेन है, वहां से क्या कर रहा है, ट्रांसफॉर्म कर रहा है लाइव आर स्ट्रेन को, जिसकी वजह से जो लाइव आर स्ट्रेन है ये आगे चल के पॉलीसेक्राइड कोटिंग एस स्ट्रेन को बना रहे हैं, जिसकी वजह से निमोनिया हो रहा है। ठीक है, they conclude that the DNA is the hereditary material but not all biologists were convinced। उस टाइम उन्होंने कह दिया था कि डीएनए ही है जो क्या है, हेरिडेटरी मटेरियल है, जिसके पास क्या है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है। लेकिन वहाँ उस टाइम के जो बायोलॉजिस्ट थे इतना जल्दी मानने वाले नहीं थे कि कोई इतना जल्दी कैसे डिस्कवर कर सकता है कि डीएनए ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो इस टाइप का उनके अंदर आ गया। कैन यू थिंक ऑफ एनी डिफरेंस बिटवीन डीएनएस एंड डीएनएस। यहाँ पे डीएनए का मतलब यहाँ पे एस लगा, तो मतलब यहाँ पे ढेर सारे डीएनए, मिनी डीएनए। ठीक है, बहुत ज़्यादा डीएनए मतलब मिनी डीएनए। डीएनए क्या है, ये डीएनए डाइजेस्टिव एंजाइम है। ठीक है, ये जब इस तरीके से लिखा जाए डीएनएस, लास्ट में एस लिखा जाए तो मीन्स एंजाइम के बारे में बात की जा रही है। और यहाँ पे डीएनए यस लिख दिया तो बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं डीएनए के बारे में बात की जा रही है। एंजाइम है, डीएनए को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम होते हैं, और ये क्या है, बहुत ढेर सारे डीएनए हैं। आगे देखते हैं, द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। अब कंफर्मेशन कहाँ से आ रही है कि जेनेटिक मटेरियल 100% कौन होगा, डीएनए। द अनइक्विवोकल प्रूफ दैट द डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल कम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ एल्फ्रेड हर्शी एंड मराथा चेस इन 1952। स्पष्टीकरण यहाँ पे किया गया, मीन्स पूरे स्पष्ट रूप से कह दिया गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। अब किसके एक्सपेरिमेंट से आया, अल्फ्रेड हर्शी से,
ठीक है। दूसरा है मार्था चेज इन 1952 में। यहाँ पे क्या हुआ कि लोगों ने मान लिया कि डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है। दे वर्क विथ वायरस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। इन्होंने एक वायरस पे काम किया था जो क्या करती है, बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करती है। ठीक है, तो इसको बैक्टीरियोफेज कहते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं वायरस किससे बना होता है, ऊपर क्या है प्रोटीन है, मिस कैप्सिड है, अंदर क्या है डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उसका जेनेटिक मटेरियल। तो मिस जो वायरस होगा, ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को कॉज कर रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, बैक्टीरियोफेज। ठीक है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल क्या है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। ठीक है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, तो इस पे काम किया गया। अब देखिए, द बैक्टीरियोफेज अटैच टू द बैक्टीरिया एंड इट्स जेनेटिक मटेरियल दैन इंटर द बैक्टीरिया सेल। ठीक है, यहाँ पे होगा ई कोलाई बैक्टीरिया ले लिया गया होगा और ऊपर क्या होगा, इस तरीके से बैक्टीरियोफेज होगा, इसको चिपका दिया गया। ठीक है, बैक्टीरियोफेज कहाँ अटैच हो गए, बैक्टीरिया के सेल के ऊपर, और इसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो अंदर चला गया होगा, जिसके अंदर से ई कोलाई में इन्फेक्शन होने लगा होगा, इस टाइप का हुआ होगा कुछ। The bacterial cell treat the viral genetic material as if it was its own and subsequently manufacture more virus particle। ठीक है, अगर बैक्टीरिया के सेल में वायरस का बोल सकते हैं जेनेटिक मटेरियल चला गया तो फिर क्या होगा कि जो ई कोलाई हमने बैक्टीरिया सपोज कर रहे हैं कि लिया है, तो जो ई कोलाई का सेल होगा उसके अंदर क्या होंगे, ढेर सारे वायरस के पार्टिकल बनेंगे, बोल सकते हैं कि वायरस के प्रोजेनी बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, हर्सी एंड चीज वर्क टू डिस्कवर वेदर इट वाज प्रोटीन और डीएनए फ्रॉम द वायरस दैट एंटर द बैक्टीरिया। हर्सी और चीज ने सोचा कि ये बैक्टीरिया में जो आ रहा है ये जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन है या फिर डीएनए है। ऐसा क्यों सोचा, क्यों आरएनए नहीं सोचे, इसलिए नहीं सोचे ना क्योंकि उन्होंने बैक्टीरियोफेज लिया है, ये एक वायरस है और वायरस पे हम जानते हैं कि ऊपर क्या होगा, प्रोटीन की कोडिंग होगी, कैप्सिड होगा, ये कंफर्म है। अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होगा या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। अगर हम बैक्टीरियोफेज की बात करते हैं तो ऊपर क्या है, प्रोटीन की कोडिंग है। ठीक है, इसके अंदर इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। तो इस वजह से इन दोनों ने सोचा कि जो जेनेटिक मटेरियल जो अंदर गया होगा ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर, ये प्रोटीन है या डीएनए है, यही क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा। ठीक है, दे ग्रो सम viruses on the medium that contain radioactive phosphorus and some other on the medium that contain radioactive sulfur। इन्होंने क्या किया कि कुछ वायरसेस को एक मीडियम पे ग्रो कराया रेडियो एक्टिव सल्फर डाल के। ठीक है, P32 फॉस्फोरस 32। ठीक है, और दूसरे मीडियम पे इन्होंने सल्फर डाला, यहाँ पे क्या है S35। ठीक है, यहाँ जो सल्फर होगा तो इसको ग्रो कराया। वायरसेस ग्रोन इन प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस कंटेन रेडियो एक्टिव डीएनए बट not the radioactive protein because DNA contain phosphorus but protein does not। जो उन्होंने कल्चर रखा था वायरस का बैक्टीरियोफेज का, जब उसमें देखा, जब क्या डाले फॉस्फोरस 32, जब जिसमें डाला रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस जिसमें डाले, तो देखने को मिला कि जो डीएनए होगा या जो बोल सकते हैं कि हम जेनेटिक मटेरियल अभी तो नहीं बोल सकते क्योंकि बाद में डिस्कवर हुआ, हम ये बोल सकते हैं कि जो डीएनए होगा किसका, वायरस का, वो क्या हो गया, वो रेडियो एक्टिव हो गया क्योंकि फॉस्फोरस कहाँ प्रेजेंट होते हैं, डीएनए में, ना कि प्रोटीन में। Similarly, the viruses grown on the radioactive sulfur contain the radioactive protein but not the radioactive DNA because DNA does not contain sulfur। जो उनका दूसरा कल्चर रहा होगा जिसपे उन्होंने रेडियोएक्टिव सल्फर डाला S35, तो यहाँ पे देखे होंगे कि जो वायरस का जो बोल सकते हैं प्रोटीन है उस पर सल्फर पाया जाता तो वो रेडियो एक्टिव हो गया, लेकिन उसका जो डीएनए वो रेडियो एक्टिव नहीं हुआ क्योंकि सल्फर वहाँ नहीं पाया जाता डीएनए में, वहाँ पे फॉस्फोरस पाया जाता है। तो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस कहाँ प्रेजेंट है, डीएनए में प्रेजेंट है। अगर रेडियो एक्टिव सल्फर की बात करते हैं वो प्रोटीन कोड में प्रेजेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, रेडियो एक्टिव फेज वेयर अलाउड टू अटैच टू ई कोलाई बैक्टीरिया। जो रेडियो एक्टिव फाज है मतलब बैक्टीरियो फेज जो है उनको रेडियो एक्टिव वाले फार्म को कहाँ पे अलाउ कर दिया ग्रो करने के लिए, ई कोलाई बैक्टीरिया के ऊपर। ये सारी चीज़ें कहाँ हो रही है, लैब में हो रही हैं। Then as the infection proceeded, the viral coat were removed from the bacteria by alligating them in the blender। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ कि पहले इन्फेक्शन कराया गया, फिर बाद में जब दोनों ही वहाँ पे बोल सकते हैं जो उनका जेनेटिक मटेरियल होगा वायरस का, ये तो अभी नहीं पता कि प्रोटीन है कि डीएनए है, तो उसमें चला गया होगा जब ई कोलाई में इन्फेक्शन के बाद, तो फिर क्या किया गया, बेल्डिंग किया गया, मतलब ब्लेंडर से उसको मिलाया गया ताकि जो इन्फेक्शन हो रहा है, जो वायरल कोट है वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। जो बाहर वाला कोट है मिस रिमूव हो जाए, जो अंदर चला गया है वो उसमें चला जाए। ठीक है, द
वायरस पार्टिकल वे सेपरेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय स्पेनिंग देम इन सेंट्रीफ्यूगेशन। जो वायरस के पार्टिकल बने होंगे मीन्स की इकोलाई के अंदर जब जेनेटिक मटेरियल चला गया वायरस का, तो वहाँ पे वायरस के ढेर सारे पार्टिकल या प्रोजेनी बने होंगे। उसको सेपरेट करना, कैसे सेपरेट करेंगे? सेंट्रीफ्यूगेशन करके, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन की हेल्प से हम उसको सेपरेट करेंगे। Bacteria which was infected with virus that had radioactive DNA were radioactive, indicating that DNA was the material that passed from the virus to bacteria। ठीक है, जब वहाँ सेंट्रीफ्यूगेशन में देखा गया कि उस बैक्टीरिया में इन्फेक्शन हुआ किसके द्वारा? बैक्टीरियोफेज या वायरस के द्वारा, जिसमें कौन प्रेजेंट है? रेडियो एक्टिव डीएनए प्रेजेंट। मीन्स रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस को इंडिकेट कर रहा है कि रेडियो एक्टिव जिसमें फॉस्फोरस प्रेजेंट है या फिर डीएनए जिसमें प्रेजेंट है रेडियो एक्टिव, उसी में क्या हुआ? इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है, उसमें आप इजीली देख सकते हैं। इसका मतलब कि जो वायरस है अपना जेनेटिक मटेरियल कहाँ से दे रहा है? अपने डीएनए के थ्रू दे रहा है। किसमें? इकोलाई बैक्टीरिया में दे रहा है। बैक्टीरिया दैट वेयर इन्फेक्टेड विथ वायरसेस हैड रेडियो एक्टिव प्रोटीन वेयर नॉट रेडियो एक्टिव। ठीक है, और जब दूसरा वाले कल्चर में देखा जिसमें उन्होंने इन्फेक्शन करा रखा है, तो उसमें जो रेडियो एक्टिव सल्फर है वो कहाँ है? बाहर है, आउटसाइड दिस सेल है। किसके? इकोलाई के सेल के बाहर। यहाँ पे भी इन्फेक्शन हुआ है, बट ये किससे डिटेक्ट कर रहे हैं? रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस और सल्फर से। तो यहाँ पे जो देखेंगे कि जो सल्फर है वो पार्ट तो बाहर रह गया, ये इन्फेक्शन नहीं कर रहा है। अंदर इन्फेक्शन तो हुआ इकोलाई में, लेकिन यहाँ पे सल्फर रेडियो एक्टिव नहीं कर रहा है, यहाँ पे नॉर्मल जो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है वो जाके कर रहा है। तो इससे वो क्लियर हो गए कि जो रेडियो एक्टिव सल्फर इस्तेमाल किया है प्रोटीन में वो क्या है? बाहर हो गए हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन में नहीं आए हैं, इकोलाई के अंदर नहीं है। लेकिन जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है वो इकोलाई के अंदर गया है। तो इसका मतलब कि जो फॉस्फोरस है यही क्या कर रहा है? बीमारी कॉज कर रहा है या इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। इसी के थ्रू क्या हो रहा है? जेनेटिक मटेरियल क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है वायरस से किसमें? बैक्टीरिया में। दिस इंडिकेट दैट द प्रोटीन डिड नॉट इंटर द बैक्टीरिया थ्रू द वायरसेस। ये बता रहा है कि जो प्रोटीन है इसकी वजह से वायरस इंटर नहीं कर पाया बैक्टीरिया के अंदर। DNA is there for the genetic material that is passed from the virus to bacteria। DNA एक ऐसा जेनेटिक मटेरियल है जो पास कर रहा है कहाँ से? वायरस से इकोलाई बैक्टीरिया में। देखिए कैसे हुआ है। यहाँ पे हार्सी चेस का जो एक्सपेरिमेंट है ये क्या है? बैक्टीरियोफेज है। इन्होंने क्या लिया है? रेडियो एक्टिव ये सल्फर ले लिए हैं, ठीक है, 35 ये वाला, और ये कौन है? फॉस्फोरस 32। ये बैक्टीरियोफेज है। ऊपर क्या होगा? प्रोटीन, अंदर क्या होगा? इनका डीएनए प्रेजेंट है। जब रेडियो एक्टिव सल्फर लिया तो इसका मतलब प्रोटीन वाले रंग गए, क्योंकि सल्फर कहाँ प्रेजेंट है? प्रोटीन में, ना कि डीएनए में। जब रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस लिए तो अंदर वाला जो इनका डीएनए है वो बोल सकते हैं वो रेडियो एक्टिव हो गया, क्योंकि फॉस्फोरस कहाँ प्रेजेंट होते हैं? डीएनए में, ना कि प्रोटीन में। ठीक है, पहला इन्होंने इन्फेक्शन कराया, फिर ब्लेंडिंग कराया, फिर इसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब हटाया। मीन्स बोल सकते हैं कि डेंसिटी के बिहाफ पे उन्होंने दोनों को क्या किया? अलग अलग बोल सकते हैं, अलग अलग लेवल पे रखा। इन्फेक्शन में क्या होगा कि जो बैक्टीरियोफेज होगा उसको पिन कर देंगे कहाँ पे? इकोलाई सेल के ऊपर। तो अब इसको इन्फेक्शन करना है तो इसका मतलब इसके पास कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से अपना ये इन्फॉर्मेशन या अपनी बीमारी कॉज करने वाली जो पावरफुल शक्ति है इसमें यहाँ पे ट्रांसमिट करे। ठीक है, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया। जो बाहर की कवरिंग है ये आप जानते हैं कि प्रोटीन रहेगी बाहर की। यहाँ पे रेडियो एक्टिव प्रोटीन है क्योंकि सल्फर है, यहाँ पे भी प्रोटीन है जो रेडियो एक्टिव नहीं है। लेकिन यहाँ पे अंदर जो डीएनए है वो क्या है? रेडियो एक्टिव है। ब्लेंडिंग में मिक्स कर दिया कि अगर अंदर जो चला गया वो अंदर ही चला जाए, जो ऊपर है उसको हटाने की कोशिश की, मतलब ब्लेंडिंग करा। कोई चीज़ को हम क्या कर रहे हैं? ब्लेंड, मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, फिर सेंट्रीफ्यूगेशन किया। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब बोल सकते हैं कि डिफरेंट डेंसिटी पे दोनों को क्या किया? अलग अलग सैंपल में रखा, जिससे पता चले कि जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन है या फिर डीएनए है। ठीक है, अब देखिए इस वाले केस में जिसमें रेडियो एक्टिव सल्फर लिया गया, यहाँ पे नो रेडियो एक्टिव सल्फर डिटेक्ट इन दिस सेल। सेल के अंदर का मतलब है इकोलाई के अंदर जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे कोई भी रेडियो एक्टिव सल्फर नहीं पाया गया है। ठीक है, रेडियो एक्टिव सल्फर डिटेक्ट इन सुपरटेंट, मतलब जो ऊपर बचा हुआ होगा। जब यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होगा? जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है, जिसकी मास ज़्यादा, वो नीचे आ जाएगा। मान लीजिए टेस्ट ट्यूब में कर रहे हैं तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा, तो बैक्टीरिया का जो सेल होगा नीचे आ जाएगा। ऊपर कौन बचेगा? ऊपर तो वही बचेगा, बोल सकते हैं कि प्रोटीन कोटिंग बचेगी वायरस की, तो ऊपर रह जाएगा। तो जब हम इकोलाई की बात करते हैं सेल के अंदर, यहाँ पे कोई भी रेडियो एक्टिव सल्फर नहीं पाया गया। लेकिन जो रेडियो एक्टिव सल्फर है वो कहाँ पाया गया? सुपरटेंट, मीन्स वो ऊपर रह गए, उनकी डेंसिटी कम है। ठीक है, अब दूसरे केस में देखते हैं जिसमें रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस लिया गया। यहाँ पे जब सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया, यहाँ पे भी टेस्ट ट्यूब में क्या होगा? इकोलाई सेल जो होगा वो नीचे होगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर रहेंगे। अब ऊपर कौन होंगे? वही कैप्सिड या प्रोटीन रहेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है वो कहाँ प्रेजेंट है? यहाँ पे लिखा गया है कि डिटेक्ट किया गया है इकोलाई के सेल के अंदर। लेकिन यहाँ पे कोई भी रेडियो एक्टिव डिटेक्ट नहीं किया गया सुपरटेंट में, मतलब कि जो ऊपर है वहाँ पे कोई रेडियो एक्टिव नहीं है। रेडियो एक्टिव मटेरियल कहाँ है? अंदर
अंदर है, सेल के अंदर। तो फिर बाद में देखा गया कि फॉस्फोरस कहाँ है, डीएनए में प्रेजेंट है, सल्फर कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रोटीन में। तो इसका मतलब है कि जो इन्फॉर्मेशन है वायरस से ई कोलाई में कौन ट्रांसफर कर रहा है, डीएनए कर रहा है। या बोल सकते हैं इन्फॉर्मेशन इन द सेंस कि वो जीन जिससे क्या हो रहा है कि ई कोलाई में बीमारी हो रही है, किसके द्वारा हो रही है, बैक्टीरियोफेज या वायरस के द्वारा, तो वो कौन लेके आ रहा है, डीएनए ला रहा है, जिसकी वजह से ही इन्फेक्शन हो पा रहा है, उसको बीमारी हो पा रही है। तो इसमें 3 स्टेप है। पहले इन्फेक्शन कराएंगे रेडियो एक्टिव सल्फर लेके या रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस लेके, फिर ब्लेंडिंग मिक्स करेंगे खूब, ठीक है, मिलाएंगे, जिसमें क्या होगा, ऊपर प्रोटीन रह जाएंगे, अंदर इकोलाई में चला जाएगा उनका डीएनए। सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, क्या करेंगे, डिफरेंट डेंसिटी पे हम क्या कर लेंगे, इनको सैंपल निकाल लेंगे, ठीक है। मीन्स कि अंदर नीचे की तरफ जिसकी मास ज़्यादा होगा वो नीचे बैठ जाएगा, जिसका मास कम होगा ऊपर रह जाएगा सैंपल में, ठीक है, इस तरीके से। तो ई कोलाई जो बैक्टीरिया से नीचे हो जाएंगे और जो ऊपर होंगे यहाँ पे प्रोटीन वाले कंटेंट होंगे। जब रेडियो एक्टिव सल्फर को देखा गया तो वो प्रोटीन वाला कंटेंट भी मीन्स ऊपर है, ई कोलाई के अंदर नहीं पाया जा रहा है, ठीक है। जब इसमें सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया जिसमें रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है, तो यहाँ पे देखा गया कि बैक्टीरिया सेल नीचे है और ऊपर जो प्रोटीन होंगे ये तो रेडियो एक्टिव नहीं है। यहाँ पे हम जानते हैं कि जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस होगा वो डीएनए में प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे देखा गया ई कोलाई के अंदर जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है अंदर है, तो इसका मतलब कि जो जेनेटिक मटेरियल कौन है, यहाँ पे डीएनए है। आगे देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए वर्सेस आरएनए। अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज की कंपेयर किया जाएगा कि डीएनए ही क्यों जेनेटिक मटेरियल है, क्यों प्रोटीन नहीं हुआ, क्यों आरएनए नहीं हुआ, इनमें कंपैरिजन किया जाएगा। From the foregoing discussion, it is clear that the debate between protein versus DNA as a genetic materials was unequivocally revolved from the हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट, ठीक है। यहाँ पे रिजॉल्व किसकी एक्सपेरिमेंट से किया गया कि डीएनए और प्रोटीन में, यहाँ पे जो हर्शी और चेज ने एक्सपेरिमेंट किया है ये वाला, उससे पता चला कि यहाँ पे प्रोटीन नहीं, यहाँ पे डीएनए ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। इट बिकम एन स्टेबलाइज फैक्ट दैट इट इज़ अ डीएनए दैट एक्ट एज द जेनेटिक मटेरियल। ये पूरी तरीके से स्टेबलाइज्ड कर दिया कि नहीं, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ना कि प्रोटीन है। हाउएवर इट सब्सिक्वेंटली बिकम clear that in some viruses RNA as a genetic material, for example tobacco, mosaic virus, QB bacteriophage etc, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जिनमें आरएनए क्या है, यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करते हैं। जैसे एग्जांपल है टोबैको मोज़ैक वायरस हो गया, क्यूबी बैक्टीरियोफेज है, यहाँ पे ये क्यूबी बैक्टीरियोफेज में भी क्या है, आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर रहा है। इसके अलावा एचआईवी वायरस जो हम लोग पढ़ते हैं एड्स में, तो ये एचआईवी वायरस में भी जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। तो यहाँ पे देखा गया डीएनए तो है साथ साथ में जेनेटिक मटेरियल, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है वायरसेस जिसमें क्या है, आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर रहा है। Answer to some of the questions such as why DNA is predominant genetic material whereas RNA perform dynamic function of messenger and adapter has to be found from the difference between chemical structure of the two nucleic acid molecule, ठीक है। क्यों डीएनए को ज़्यादा मीन्स हम ज़्यादा ऑर्गेनिज्म में क्यों डीएनए को ही जेनेटिक मटेरियल देखते हैं, आरएनए को क्यों नहीं देखते, आरएनए क्यों कुछ ही ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल है। इसके अलावा हम स्ट्रक्चर में देखते हैं कि जो आरएनए होता है वो क्या है, डायनेमिक फंक्शन दिखाता है, मीन्स उसके कई सारे फंक्शन हैं, जैसे मैसेंजर आरएनए हो गया, एडाप्टर आरएनए हो गया, स्ट्रक्चर आरएनए हो गया। तो इसमें डिफरेंस क्या है इनके केमिकल स्ट्रक्चर में, जिसकी वजह से डीएनए को ही ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया एज अ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। आगे देखते हैं, कैन यू रिकॉल द टू डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। क्या आपको कुछ याद है कि डीएनए और आरएनए में कुछ थोड़ा सा भी केमिकल डिफरेंस आपको कुछ याद है, बताइए। पहला ये था कि जो आरएनए का जो राइबोस शुगर है वहाँ पे सेकंड वाले जो कार्बन है राइबोस शुगर पे, वहाँ पे ओ नहीं प्रेजेंट है, या फिर बोल सकते हैं OH ग्रुप नहीं प्रेजेंट है, इसीलिए इसकी हम शुगर को बोलते हैं डीऑक्सी राइबोस शुगर, लेकिन आरएनए में प्रेजेंट है तो इसको बोलते हैं राइबोस शुगर। दूसरा चीज़ ये है कि जो पिरामिडीन है वहाँ पे कौन है, साइटोसिन है, थाइमिन है, यूरेसिल, लेकिन साइटोसिन दोनों में है, आरएनए डीएनए दोनों में है, तो ये डिफरेंस नहीं हुआ। लेकिन जो थाइमिन है ये सिर्फ किस में पाया जाता है, डीएनए में, और यूरेसिल जो है थाइमिन की जगह किस में पाया जाता है, आरएनए में। तो ये डिफरेंस हो गया, मीन्स यहाँ पे दो डिफरेंस ये हो गए। अ मॉलिक्यूल दैट कैन एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया। कोई भी मॉलिक्यूल हो, चाहे आरएनए, डीएनए या प्रोटीन, अगर जेनेटिक मटेरियल है तो उसमें क्या होना चाहिए, ये इतने सारे क्राइटेरिया उसको फॉलो करना है, तभी वो जेनेटिक मटेरियल होगा। तो मतलब सीधे कहने का यही है कि डीएनए को प्रेफरेंस में क्यों रखा गया जेनेटिक मटेरियल, ये चारों बोल सकते हैं क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा होगा इसलिए। अब देखिए कौन कौन से क्राइटेरिया हैं। पहला, इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिकेशन, मतलब कि डीएनए को या फिर कोई भी जेनेटिक मटेरियल हो उसको खुद से अपने जैसा
एक दूसरा स्ट्रैंड या फिर अपने जैसा दूसरा डीएनए बनाना पड़ेगा। मिस रेप्लिकेशन प्रॉपर्टी होना चाहिए। डीएनए के पास है कि बात सही है, आरएनए भी रेप्लिकेट कर सकता, सही है, लेकिन प्रोटीन नहीं कर पाएगा, तो प्रोटीन पहले में ही फेल हो गया, इसको जेनेटिक मटेरियल से पहले निकाल दो। सेकेंड क्या है, इट शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली। ये केमिकली और स्ट्रक्चरली क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए जेनेटिक मटेरियल। हम जानते हैं कि डीएनए मोर स्टेबल है किससे, आरएनए से। प्रोटीन की तो पहली क्राइटेरिया में धज्जी उड़ गई, ठीक है, लेकिन इसमें देखा जाए केमिकली और या स्ट्रक्चरली स्टेबल में डीएनए ज़्यादा है। क्यों? पहली बात, जो इसका राइबोस शुगर है वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ बोलते हैं डीऑक्सीराइबोस शुगर है, ठीक है। आरएनए में प्रेजेंट है जिसकी वजह से इसको रिएक्टिव बना दे रहा है राइबोस शुगर। दूसरा ये है जो पिरामिडीन है, थाइमिन प्रेजेंट है डीएनए में। आरएनए में यूरेसिल प्रेजेंट है, यूरेसिल भी क्या है, बोल सकते हैं अनस्टेबल है, जिसकी वजह से रिएक्टिव कर दे रहा है किसको, आरएनए को। नेक्स्ट है, इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंज म्यूटेशन दैट रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन, ठीक है। ये म्यूटेट करें, जो जेनेटिक मटेरियल है म्यूटेशन हो लेकिन बहुत धीरे धीरे हो, स्लो, जिसकी वजह से इवोल्यूशन में धीरे धीरे क्या हो, फिर इवोल्यूशन हो। लेकिन आरएनए में क्या है, लाइफ स्पैन कम है, जिसमें प्रेजेंट होगा वो जल्दी जल्दी क्या करेगा, अपने आप को बदलता जाएगा। म्यूटेशन आपको हमेशा देखने को मिलेगा, लेकिन डीएनए में नहीं है। आरएनए में म्यूटेशन इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि पहले से वो क्या है, स्ट्रक्चरली या फिर केमिकली क्या है, अनस्टेबल है, इसलिए वो क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है, अपने आप को क्या करते हैं, बदलते रहते हैं। फोर्थ क्या है, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर। इसको मेंडेलियन कैरेक्टर की तरह शो करना चाहिए अपने कैरेक्टर में। उसको जो बोल सकते हैं, जो फैक्टर है, जो जीन है, वो क्या होने चाहिए, स्टेबल होने चाहिए, चेंज नहीं होने चाहिए, और जो मेंडेलियन कैरेक्टर है उसको भी एक्सप्रेस करनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए जेनेटिक मटेरियल। पहला, खुद से रेप्लिकेशन कर लें, अपने जैसा फिर से बना दें। दूसरा, स्ट्रक्चर उसका क्या हो, केमिकली या स्ट्रक्चरली क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। तीसरा है, म्यूटेशन हो लेकिन स्लो हो, ठीक है। फोर्थ ये है कि वो उसको मेंडेलियन कैरेक्टर को भी एक्सप्रेस करने आना चाहिए। अब आगे चलते हैं। इफ वन एग्जामाइन ईच रिक्वायरमेंट वन बाय वन बिकॉज ऑफ द रूल ऑफ बेस पेयरिंग एंड कॉम्प्लीमेंट्री बोथ द न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए हैज द एबिलिटी टू डायरेक्ट एंड दियर डुप्लीकेशन, ठीक है। पहला क्या था कि पेयरिंग होनी चाहिए, और यहाँ पे जो अगर एडेनिन है तो ये डबल बॉन्ड थाइमिन के साथ बनाएगा, साइटोसिन है तो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा ग्वानिन के साथ, ठीक है। अगर यहाँ पे आरएनए की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूरेसिल हो जाएगा। मीन्स कि यहाँ पे इनके कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड में रहने चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए कि ये अपने आप को डुप्लीकेट कर दे, मतलब कि रिप्लिकेशन शो करे, तो ये डीएनए और आरएनए कर सकते हैं, प्रोटीन नहीं कर पाएगा। द अदर मॉलिक्यूल इन द लिविंग सिस्टम सच एज प्रोटीन फेल इन फुलफिल द फर्स्ट क्राइटेरिया। मीन्स प्रोटीन खुद को रिप्लिकेशन नहीं कर पा रहा है, इसलिए जो पहला जो क्राइटेरिया है उसमें फेल हो जा रहा है। The genetic material should be stable enough not to change with different stage of life cycle, age or with change in physiology of the organism। जो जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए वो स्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि डिफरेंट स्टेज आए वो अपने आप को बदल ले, जैसे कि आरएनए अपने आप को क्या करेगा, म्यूटेट कर लेगा, मिस चेंज करता रहेगा, म्यूटेशन उसमें जल्दी होगा, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ as one of the property of genetic material was very evident in the Griffith transforming principle itself, that heat which killed the bacteria at least did not destroy some of the property of the genetic material। जो stability वाली property है genetic material की, ये ज़्यादा करके किसमें importance रोल किया, ग्रिफ्थ का जो एक्सपेरिमेंट था, कौन सा, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। जब यहाँ पे हम लोग यस स्ट्रेन को हीट किल कर रहे हैं और उसको आर स्ट्रेन, लाइव आर स्ट्रेन के साथ मिक्स करके डाल रहे हैं किसमें, माइस के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जेनेटिक मटेरियल हीट किल होने के बावजूद भी इतना स्टेबल है कि अपना इन्फॉर्मेशन, या बोल सकते हैं अपना जो जेनेटिक मटेरियल का इन्फॉर्मेशन किस में भेज रहा है, आर स्ट्रेन में भेज रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आर स्ट्रेन वाले आगे चल के यस स्ट्रेन वाले बोल सकते हैं बैक्टीरिया को बना रहे हैं, पॉलीसेक्राइड वाले, म्यूकस वाले जो हैं उनको वायरुलेंट वाले को जन्म दे रहे हैं, जिसकी वजह से निमोनिया हो रहा है किसमें, माइस में हो रहा है, और उसकी डेथ हो जा रही है। तो यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है कि कितना भी हीट किल कर दो, कुछ भी कर दो, जो जेनेटिक मटेरियल अगर स्टेबल है तो स्टेबल ही रहेगा, कहीं ना कहीं वो अपनी चीज़ों को ट्रांसमिट कर ही देगा, ठीक है। आगे चलते हैं। दिस इज नाउ कैन इजिली बी एक्सप्लेन इन द लाइट ऑफ द डीएनए दैट द टू स्ट्रैंड बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री इफ सेपरेटेड बाय हीटिंग कम टुगेदर व्हेन अप्रिशिएट द कंडीशन आर प्रोवाइडेड, ठीक है। अगर दो स्ट्रैंड है डीएनए के, जैसा कि हम जानते हैं डबल हेलिकल, जब इसको हीटिंग करेंगे तो दो स्ट्रैंड क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, इनके बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है टूट जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी क्या होंगे कि स्टेबल होंगे। क्या है, एक अप्रिशिएशन है कि जो जेनेटिक मटेरियल है कितना ज़्यादा बोल सकते हैं ये स्टेबल है, ओके। फर्दर द 2' OH group present at the every nucleotide in RNA is a reactive group and make RNA liable and easily degradable, ठीक है। जो हम बोल सकते हैं कि जो
आरएनए है वो भी न्यूक्लियोटाइड से बना है, ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड चेन से बना है। तो इनका जो राइबोस शुगर है उसके सेकंड कार्बन पे क्या है, OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से इसको क्या बना दे रहा है, रिएक्टिव बना दे रहा है। और ये आगे चल के क्या हो जाए, इजिली डिग्रेड हो जा रहे हैं, जल्दी जल्दी अपने आप को ये टूट जाएंगे, या बोल सकते हैं या फिर ये बहुत ईजिली रिएक्टिव हैं। ठीक है। आरएनए इज ऑल्सो नाउ नोन टू बी कैटलिक एंड हेंस रिएक्टिव। आरएनए को हम बोल सकते हैं इसी OH ग्रुप की वजह से क्या है, रिएक्टिव, जिसकी वजह से ये कैटलिक प्रॉपर्टी भी शो कर रहा है, कैटलिस्टिक की तरह काम कर रहा है। ठीक है। देयरफॉर डीएनए केमिकली लेस रिएक्टिव एंड स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल व्हेन कंपेयर टू आरएनए। इसी कारण से जो डीएनए है ये क्या है, केमिकली लेस रिएक्टिव है, मीन्स कि उसके जो सेकंड प्राइम है वहाँ पे OH ग्रुप नहीं पाया जाता राइबोस शुगर में, तो इसीलिए इसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोस शुगर, इसमें जोड़ते हैं। ठीक है। जिसकी वजह से क्या है, लेस रिएक्टिव है, और ये क्या है, मोर स्टेबल है। इनकी जो स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी देखेंगे तो ये ज़्यादा मोर स्टेबल है एज कम्पेयर टू आरएनए। Therefore, among the two nucleic acid, the DNA is better than genetic material. अगर हम दो न्यूक्लिक एसिड में देखें डीएनए आरएनए में, तो सबसे अच्छा जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो डीएनए होगा, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। In fact, the presence of thymine at the place of uracil also confirm the additional stability to the DNA. ये भी एक रीज़न है कि यूरेसिल कहाँ प्रेजेंट होता है, आरएनए में, थाइमिन जो होता है डीएनए में प्रेजेंट होता है। जो थाइमिन है यूरेसिल की जगह डीएनए में प्रेजेंट होके और ज़्यादा स्टेबल कर दे रहा है किसको, डीएनए को, उसकी स्टेबिलिटी और बढ़ा दे रहा है। पहले तो उसके पास क्या है कि ऐसा शुगर, राइबोस का शुगर ऐसा है जिसमें क्या है, OH ग्रुप नहीं प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वो स्टेबल है। इसके अलावा इनके पास क्या होता है, थाइमिन होता है, यूरेसिल नहीं होता डीएनए में, और इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जा रही है। लेकिन आरएनए में क्या है कि जो इनका राइबोस शुगर है वहाँ पे दूसरे कार्बन या फिर दूसरे प्राइम पे बोल सकते OH ग्रुप जुड़ा हुआ, जिसकी वजह से वो क्या है, हाईली रिएक्टिव है, जल्दी वो रिएक्शन कर जाते हैं, स्टेबल कम है। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे थाइमिन में नहीं पाया जाता आरएनए में, यहाँ पे पाया जाता है यूरेसिल, जिसकी वजह से और ये क्या हो जाते हैं, हाईली रिएक्टिव हो जाते हैं, उनकी स्टेबिलिटी कम होती जाती है। बोथ डीएनए एंड आरएनए और एबल टू म्यूटेट, दोनों ही, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, दोनों क्या करते हैं, म्यूटेशन शो करते हैं। इनफैक्ट आरएनए बीइंग अनस्टेबल म्यूटेट एट फास्टर रेट। हम ये भी जानते हैं कि आरएनए क्या है, अनस्टेबल है, दो रीजन की वजह से, जिसकी वजह से वो जल्दी क्या करेंगे, म्यूटेट करेंगे फास्टर रेट पे एज कम्पेयर टू डीएनए। Consequently, viruses having RNA genome and have shorter life span mutate and evolve faster. जैसा कि हम जानते हैं कि जो वायरस हैं, वायरसेस जिनके पास क्या है, RNA जीनोम है, मीन्स RNA इनका जेनेटिक मटेरियल है, ऐसे वायरसेस जिनमें क्या होगा, RNA जेनेटिक मटेरियल, इनका जो लाइफ स्पैन होगा बहुत कम होगा, और ये क्या होंगे, जल्दी जल्दी फास्टर क्या करेंगे, म्यूटेशन कर लेंगे। ठीक है। RNA कैन डायरेक्टली कोड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, हैंस कैन ईजिली एक्सप्रेस द कैरेक्टर। हमने सेंट्रल डॉग्मा में पढ़ा था कि डीएनए हो या आरएनए हो, दोनों क्या करते हैं, रेप्लिकेशन करते हैं, ये पहला चीज़। दूसरा हमने ये देखा था कि डीएनए से क्या बनते हैं, आरएनए बनते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से प्रोटीन बनता है, इसको बोलते हैं हम ट्रांसलेशन। तो आरएनए क्या होगा, इजीली प्रोटीन बना देगा और अपने कैरेक्टर को क्या कर लेगा, इजीली एक्सप्रेस कर देगा होस्ट के बॉडी में। तो ये क्या है, इजीली क्या करेंगे, आगे ही एक स्टेप है, इनको ट्रांसलेशन करना है। तो यहाँ पे जो आरएनए होंगे वो डायरेक्टली क्या कर लेंगे, सिंथेसिस कर सकते हैं प्रोटीन, जिसकी वजह से वो अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर देंगे। डीएनए हाउएवर इज डिपेंड ऑन द आरएनए फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। लेकिन डीएनए तो डायरेक्ट नहीं बना सकता प्रोटीन, उसको पहले आरएनए बनाना पड़ेगा, फिर जाके प्रोटीन बनेगा। देखिए डीएनए क्या करेगा, पहले ट्रांसक्रिप्शन करेगा, मीन्स आरएनए बनेगा, फिर आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन। तो डीएनए को क्या बनाना पड़ेगा, पहले आरएनए फिर जाके प्रोटीन। आरएनए लेकिन डायरेक्टली क्या कर रहा है, प्रोटीन बना रहा है। तो डीएनए के लिए प्रॉब्लम ये है कि उसको आरएनए के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा प्रोटीन बनाने के लिए। द प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी हैज इन्वॉल्व अराउंड द आरएनए। जो प्रोटीन की सिंथेसिस वाली मशीनरी है किसके पास है, आरएनए के पास है। The above discussion indicate that both RNA and DNA can function as genetic material. जो above discussion हमने किया, जो क्राइटेरिया पढ़ी, इसमें देखा कि DNA, RNA दोनों ही जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर सकते हैं। बट एक यहाँ पे बट क्यों लग गया, अब यहाँ पे देखिए कंपेरिजन किया जाएगा। डीएनए इज मोर स्टेबल एज प्रिफर्स टू द स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। डीएनए को ज़्यादा प्रेफरेंस इसलिए दिया गया क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। इसमें क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल में स्टोरेज रहता है, मीन्स हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो चेंज नहीं होता, इसमें म्यूटेशन नहीं होता, तो इनका जो जेनेटिक मटेरियल में जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या होती है, स्टोर रहते हैं।
फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल आरएनए इज बेटर। अगर आपको जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसमिशन करना है, बहुत जल्दी जल्दी करना है, जैसे आपको स्प्रेड करना है, तो क्या होगा, आरएनए बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि आरएनए को डायरेक्टली क्या बनाना है, प्रोटीन की सिंथेसिस करनी है, ट्रांसलेशन करना है। लेकिन डीएनए को अगर अपना जेनेटिक मटेरियल में जो इन्फॉर्मेशन अगर उसको बनाना होगा तो पहले डीएनए से क्या बनाना पड़ेगा, उसको आरएनए बनाना पड़ेगा, मींस ट्रांसक्रिप्शन, फिर आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन ट्रांसलेशन, तब वो अपने एक्सप्रेस कर लेगा अपने कैरेक्टर को, नहीं तो नहीं कर पाएगा। लेकिन आरएनए को क्या करना है, बस तुरंत प्रोटीन बनाना है, ट्रांसलेशन करना और अपने कैरेक्टर को क्या कर लेना है, एक्सप्रेस कर लेना है। तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसमिशन हो जाएगा जेनेटिक मटेरियल का। अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सा जेनेटिक मटेरियल जिसके पास बोल सकते हैं स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, किसके पास, तो हम बोल सकते हैं डीएनए। कौन है ऐसा जेनेटिक मटेरियल जो क्या करता है, ट्रांसमिशन करा सके, जल्दी स्प्रेड कर सके जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, वो कौन होंगे, आरएनए होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं आरएनए वर्ड, आरएनए का संसार देखते हैं, आरएनए कैसे आया संसार में। From the foraging discussion, an immediate question become the evident which is the first genetic material। हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि डीएनए पहला जेनेटिक मटेरियल था कि आरएनए था। अब पहले कौन आया, पहले तो ये कंफ्यूजन था कि डीएनए आरएनए प्रोटीन में कौन जेनेटिक मटेरियल है। जब ये पता चल गया तो कंफ्यूजन ये आया कि आरएनए पहले आया कि डीएनए पहले आया। ठीक है, इट शैल बी डिस्कस इन अ डिटेल इन द चैप्टर ऑन द केमिकल एवोल्यूशन, बट प्रिफरली वी विल हाईलाइट सम ऑफ द फैक्ट एंड पॉइंट। ये डिस्कशन अच्छे से होगा, किसमें, केमिकल इवोल्यूशन में होगा, लेकिन अब हम लोग हाईलाइट करेंगे कुछ फैक्ट और पॉइंट्स को। आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, यहाँ पे लिख दिया कि डीएनए से पहले आरएनए आया था दुनिया में। आरएनए क्या है, पहला जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, देयर इज नाउ इनफ एविडेंस टू सजेस्ट दैट एसेंशियल लाइफ processes such as metabolism, translation, splicing etc. evolve around the RNA। जो हम बोल सकते हैं हमारे लाइफ में जो एसेंशियल मेटाबॉलिज्म है, अगर ये मेटाबॉलिज्म बंद हो जाए तो लाइफ नहीं सर्वाइव करेगी, तो सबसे पहले आरएनए आया होगा। ठीक है, आरएनए जब आया होगा तो ये मेटाबॉलिज्म हो गया, ट्रांसलेशन, जो प्रोटीन बन रहा है, अगर आरएनए नहीं रहेगा तो प्रोटीन नहीं होगा, कैरेक्टर शो नहीं होंगे। ठीक है, स्प्लाइसिंग नहीं होगा, तो ये सब कुछ, ये सारा जो प्रोसेस है किसके अराउंड है, आरएनए की है, तो पहले आरएनए आया होगा। RNA used as to be act as a genetic material as well as catalyst। There are some important biochemical reaction in the living system that are catalyzed by RNA catalyst, not by protein enzyme। ठीक है, आरएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल के साथ साथ कैटलिस्ट की तरह भी काम कर रहा है। ठीक है, ये कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैटलिस्ट की तरह काम करेंगे आरएनए, ना कि प्रोटीन ऐसा करेगा। बट आरएनए बीइंग ए कैटलिस्ट वाज रिएक्टिव एंड हेंस अनस्टेबल। जो आरएनए है ये कैटलिस्ट क्या होते हैं, रिएक्टिव होंगे, अनस्टेबल, क्योंकि इनके पास क्या है, OH ग्रुप प्रेजेंट है राइबोस शुगर पे, दूसरा इनके पास यूरेसिल पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये हाईली अनस्टेबल और रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, देयरफॉर डीएनए हैज इवॉल्व फ्रॉम द आरएनए विथ केमिकल मॉडिफिकेशन दैट मेक इट मोर स्टेबल। इसका मतलब कि डीएनए कहाँ से बना है, आरएनए से बना है। यहाँ पे लिखा डीएनए हैज इवॉल्व फ्रॉम आरएनए, डीएनए कहाँ से बना है, इवॉल्व हुआ है। हम बोल सकते हैं कि एक अच्छा अपग्रेड वर्जन कहाँ है, किसका, आरएनए का। कौन है, डीएनए है। तो डीएनए जो है इवॉल्व हुआ किससे, आरएनए से हुआ। यहाँ पे कुछ केमिकल में मॉडिफिकेशन हुआ जिसकी वजह से डीएनए क्या है, मोर स्टेबल है। DNA being double stranded and having complementary strand further resist change by evolving a process of repair। DNA क्या है, डबल स्टैंडर्ड होते हैं, मीन्स हेलिक्स के फॉर्म में होते हैं। और यहाँ पे वाले स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये वाले देखिए हेलिक्स के फॉर्म में, और इनके बीच में क्या है, इनकी कॉम्प्लीमेंट्री हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है नाइट्रोजनस बेस के बीच में, जिसकी वजह से ये रजिस्ट करते हैं, रोकते हैं क्या, कोई रिपेयर करने में। ठीक है, लेकिन आरएनए में क्या होता है, वो हाईली रिएक्टिव है, तो वो क्या करते हैं, जल्दी जल्दी म्यूटेशन वो करते हैं और जल्दी जल्दी चेंजेस लाते हैं, मीन्स वो प्रोटीन बना लेते हैं। ठीक है, आगे का जो रिप्लिकेशन है और जो टॉपिक्स हम लोग कल करेंगे। अगर किसी भी लाइन में आपको कहीं भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो ज़रूर बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। साथ में मैं नई एनसीईआरटी से पढ़ा रही हूँ, अगर आपके पास नई एनसीईआरटी तो अपने एनसीईआरटी से पढ़िए, नहीं है तो इसका PDF मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हो सके अपने फ्रेंड को भी शेयर करिएगा। आज की क्लास यहीं तक, थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल न्यू अकेडमी, और मेरा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और जितने भी ये PDF हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, वहाँ पे आपको मिलेंगे। थैंक यू।